हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। आज है जनसंघ के संस्थापक, चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एकता और विकास में योगदान के लिए डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को किया नमन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिर साधा राहुल गांधी पर निशाना। देश का मनोबल गिराने और सशस्त्र सेनाओं की वीरता पर सवाल उठाने का लगाया आरोप। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार और बिहार में भी नदियों के जलस्तर में गिरावट। मुंबई में लगातार बारिश से फिलहाल राहत। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की दी चेतावनी। देश में कोरोना का रिकवरी रेट करीब 61%। 4,24,432 मरीज संक्रमण से मुक्त। संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण तिरुवनंतपुरम में आज से 7 दिन तक ट्रिपल लॉकडाउन। और सावन का पहला सोमवार आज। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। कोरोना संकट के दौर में देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित। श्रद्धालुओं को रांची दूरदर्शन की मदद से ई दर्शन कराएगा प्रशासन। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो लद्दाख से आ रही है, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प वाली जगह से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की शुरुआत हुई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक अपनी तरफ की वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटते देखे गए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को टेंट हटाते, बख्तरबंद गाड़ियों से सैनिकों और उपकरणों को पैक करते हुए और वापस ले जाते हुए देखा गया है। चीनी सेना के इस कदम को 30 जून को चुशुल में दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति के अनुरूप उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। अभी की चीनी सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं और भारत की सरकार या सेना की ओर से अभी किसी तरह की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये देखना होगा कि चीनी सैनिक कितने पीछे हटते हैं, किन किन इलाकों से पीछे हटते हैं। उसके बाद ही जो विश्वास बहाली की ये एक शुरुआत इसको माना जा रहा है, ये अपनी कितनी परिणति तक पहुंचेगी ये अभी देखना होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। कोलकाता में उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वो जब तक जीवित रहे तब तक देश की एकता,
संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए भरपूर कोशिश करते रहे। वो जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट के खिलाफ भी लड़े थे और नारा था एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में उन्हें नमन करते हुए कहा है कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली। नड्डा ने आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जो बलिदान दिया उसे देश कभी नहीं भूलेगा। धारा 370 का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की रणनीतियों के कारण आज पूरे देश में एक संविधान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया, जिसके खातिर उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व लगाया, आज जब हम 119वीं जन्मदिन उनका मना रहे हैं तो हमें यह संतोष है कि धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति में हम सब लोगों ने धाराशाही कर दिया है और आज हम एक सूत्र में पिरोते हुए भारत को, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसको हम साकार कर पा रहे हैं और एक जन, एक मन, एक संविधान, इसको हम साकार कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। और इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। Important observations about the Congress party and its leadership. One of these tweets pertains to Mr. Rahul Gandhi, Member of Parliament. Mr. Rahul Gandhi's utter lack of interest in parliamentary proceedings and his absence from the Standing Committee of Defence, of which Shri Rahul Gandhi is a member. I'll first read out the tweet. Rahul Gandhi belongs to that glorious dynastic tradition where, as far as defense is concerned, committees do not matter, only commissions do. Congress has many deserving members who understand parliamentary matters, but one dynasty will never let such leaders grow really sad. So we would certainly like to highlight Rahul Gandhi's lack of interest in parliamentary proceedings, lack of respect for parliamentary proceedings, and a complete lack of interest in matters related to defense and armed forces, because Standing Committee is a platform where members can have several discussions and make several suggestions for strengthening the armed forces. But Rahul Gandhi chose to be a member of this committee because it's his family who decides who is in what committee, and Rahul Gandhi has been found to be absent. I think it's shocking that 11 such meetings have happened after this committee took over, after this committee was constituted post Lok Sabha elections 2019, and Rahul Gandhi did not attend any of these. This committee also made a field visit to Tawang, and a fairly long visit, more than 7 to 10 days. Rahul Gandhi chose not to attend this meeting also, this particular field visit also. This clearly tells you this family has interest in defense matters only as far as commissions are concerned, whether it is the Bofors deal, the HDW submarine deal of the Rajiv Gandhi era, or the Augusta Westland and many other scandals that happened during the UPA era.
I think the family has been accused of several such defense scandals, and the family takes a lot of interest, the dynasty takes a lot of interest in those areas, but not in real matters concerning the armed forces and strengthening their morale. I think this clearly shows a complete lack of interest in matters related to the armed forces. राहुल गांधी जी लोकसभा सदस्य बनने के बाद, वायनाड से चुनकर आने के बाद स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में उसके सदस्य बने। इस सदस्य खुद उनके परिवार के और पार्टी के निर्णय के अनुसार वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में मेंबर बने। इस कमिटी के 11 मीटिंग्स हुए हैं। इस कमिटी के फील्ड विजिट भी हुआ है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। उन किसी भी मीटिंग में न किसी फील्ड विजिट में राहुल गांधी गए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है राहुल गांधी और उनके परिवार को डिफेंस मैटर्स केवल कमीशन के संदर्भ में उनके लिए बहुत रुचि के विषय हैं, बट चर्चा का विषय और डिफेंस मैटर्स के बारे में चर्चा करना और आर्म फोर्सेस के उनके बारे में रिव्यू लेना, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बात कहना, यह राहुल गांधी के ये विषय नहीं है। केवल और केवल सेना के मनोबल गिराने के लगातार राहुल गांधी द्वारा कोशिश होता है और उनके पार्टी के नेता लगातार बयान देते हैं आर्म फोर्सेस को निशाना बनाते हुए, आर्म फोर्सेस पर सवाल उठाते हुए और आर्म फोर्सेस के वीरता और उनकी ब्रेवरी को नीचे करके उनके मनोबल के गिराने के लिए। तो इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना होगा कि राहुल गांधी क्यों गायब रहते हैं स्टैंडिंग कमिटी। फोर्सेस को निशाना बनाते हुए, आर्म फोर्सेस पर सवाल उठाते हुए और आर्म फोर्सेस के वीरता और उनकी ब्रेवरी को नीचे करके उनके मनोबल के गिराने के लिए। तो इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना होगा कि राहुल गांधी क्यों गायब रहते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में कमिटी में, क्यों 11 मीटिंग्स में एक बार भी उन्होंने समय नहीं निकाला स्टैंडिंग कमिटी के मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। क्या केवल कमीशन के मीटिंग्स वो अटेंड करते हैं? क्या कमिटी उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता है? ये जवाब खुद राहुल गांधी जी को आज देना होगा। तो बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा सीधा हमला किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते और साथ ही साथ जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति है उसकी जो बैठकें होती हैं उसमें भी हिस्सा नहीं लेते। रक्षा मामलों की संसदीय समिति अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गई थी, वो उसमें भी नहीं गए थे, लेकिन वो सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को गिराने वाले बयान देते रहते हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों वो संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते। रक्षा मामलों की संसदीय समिति के वो सदस्य हैं लेकिन उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेते और रक्षा मामलों की संसदीय समिति अगर कहीं दौरे पर जाती है तो उसमें भी वो नहीं जाते, लेकिन सशस्त्र बलों के मनोबल को गिराने वाली बयानबाजी वो करते रहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी से बीजेपी ने जवाब मांगा है। और आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी कभी रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में कभी शामिल नहीं हुए, लेकिन दुख की बात है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराने का लगातार काम कर रहे हैं। वो हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, जबकि एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी कभी रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन दुख की बात है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराने का लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, जबकि एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और एक ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी उस वंशवादी परंपरा से जुड़े हैं जिसके लिए रक्षा से जुड़े मामलों में समितियां मायने नहीं रखती, बल्कि कमीशन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पास तमाम ऐसे नेता हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक वंश कभी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देगा। और आइए अब बिहार की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए अब राहत की खबर है। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने के कारण नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। अगर सीमांचल की बात करें तो कटिहार के सभी 6 स्थानों पर महानंदा नदी खतरे के निशान से नीचे चली गई है। वहीं समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला एवं करेह नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए निरोधात्मक उपाय शुरू कर दिए हैं। तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी के लिए होमगार्ड्स के साथ साथ अभियंताओं की तैनाती भी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पीछे एक हफ्ते के दौरान बिहार में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 108 लोगों की मौत हुई है। बिहार के बाद बात करते हैं असम की। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि बचाव कार्यों में लगे राहत कर्मी अब भी अलर्ट पर हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की वजह से राज्य में किसी की भी मौत नहीं हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 17 जिलों में तकरीबन 1073 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में तकरीबन 6.5 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि जलमग्न है। राज्य भर में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 62 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में 4,852 बाढ़ प्रभावितों को इन राहत शिविरों में रखा गया है। पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 210 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और उधर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई जिलों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है। पिछले 2 दिनों से राज्य की 60 तालुका में 16 इंच बारिश दर्ज की गई है। द्वारका के खंभलिया में भी 19 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरा इलाका बारिश के पानी में डूब गया है। दक्षिणी गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा, कावेरी और अंबिका नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जूनागढ़ स्थित वेलिंगटन बांध ओवरफ्लो हो रहा है। उधर राजधानी अहमदाबाद में हुई बारिश से लोगों को लगातार पड़ रही गर्मी से निजात मिली है। गुजरात के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके बाद बारिश में कमी आएगी। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों में समस्या पैदा की है। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में रविवार को लगातार हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर हुई जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कुर्ला, गांधीनगर और जुहू जैसे कई इलाकों में जमा हुआ पानी कम हुआ है। जल जमाव की वजह से बेस्ट बसों के रूट में भी कई जगहों पर बदलाव किए गए हैं। हालांकि पश्चिमी और मध्य रेलवे की उपनगरीय रेल सेवा बारिश की वजह से अब तक अप्रभावित रही है। बांद्रा में बीएमसी कर्मचारी कई जगहों पर सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाते दिखे। मौसम कार्यालय के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब बात करते हैं कोविड-19 की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 की ताजा जानकारी साझा कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट काफी बेहतर है। आज की तारीख में रिकवरी रेट बढ़कर 60.85% यानी 61% के ऊपर चला गया है। कुल 4,24,432 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट गए हैं, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,53,287 हो गई है। बात करें मौतों की तो अब तक कोविड से भारत में 19,693 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। तिरुवनंतपुरम में आज से 1 सप्ताह की पूर्ण बंदी लागू की गई है। राज्य में कल सामने आए कोविड-19 के 38 नए मामलों में से 22 के तिरुवनंतपुरम में स्थानीय तौर पर संक्रमित होने को देखते हुए यह फैसला लिया गया। केरल में खासतौर पर राजधानी में हाल में संक्रमण के अज्ञात स्रोतों से महामारी का फैलाव हुआ है। तिरुवनंतपुरम में शहर में प्रवेश और निकासी वाली एक सड़क को छोड़कर बाकी सभी को बंद रखा जा रहा है। सिर्फ किराने की दुकानें, बैंकों, दवा की दुकानें,
अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है। राज्य सचिवालय को भी बंद कर दिया गया है। शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी नहीं चल रही हैं। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोरोना वायरस की 2 स्वदेशी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिलने को महामारी के अंत की शुरुआत बताया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन ने कहा कि कोवैक्सीन और जाइको डी के मानव परीक्षण की मंजूरी मिलने से कोरोना के अंत की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है और यूनिसेफ को टीकों की आपूर्ति में 60% भारतीय निर्माताओं की ओर से ये की जाती है। वेंकटेश्वरन ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस का टीका दुनिया में कहीं भी बन सकता है, लेकिन बिना भारतीय निर्माताओं की सहभागिता के आवश्यक मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन संभव नहीं है। इस समय दुनिया भर में 140 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। इनमें से 11 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्तर पर हैं। देश में इस समय कोवैक्सीन और जाइको डी के अलावा 6 अन्य स्वदेशी कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। हालांकि इस साल श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूमधाम देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, लेकिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में आज सावन का सोमवार पहले दिन भक्तों की वहां पर खासी भीड़ उमड़ी है। हालांकि सभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पुजारी भी चेहरे पर मास्क लगाकर पूजा कर रहे हैं। हर हर महादेव के मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज के बीच भोले भक्तों ने बाबा बर्फानी के भी दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने भगवान अमरनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना संकट के कारण ये हम आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं अमरनाथ के अलावा, ये देवघर की तस्वीर है। झारखंड स्थित 12 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम देवघर, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो लगता है वो इस बार नहीं लगा है, उसको स्थगित किया गया है। दुमका बासुकीनाथ धाम में भी इस वर्ष सावन में आम श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी। बाबा के भक्तों के लिए हालांकि प्रशासन ने रांची दूरदर्शन की मदद से ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की है। श्रद्धालु घर बैठे सुबह होने वाली बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना को सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे तक और शाम की श्रृंगार पूजा को 7:30 बजे से 8:15 बजे तक देवघर प्रशासन के फेसबुक पेज व जिला प्रशासन की वेबसाइट devghar.nic.in पर ऑनलाइन वर्चुअल देख सकेंगे। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में होने वाला प्रसिद्ध कांवड़ जो यात्रा होती है उत्तर भारत में, वो भी इस बार नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर इस कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का इस बार फैसला किया था। तो आप देख सकते हैं मंदिरों में पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमरनाथ की और दूसरी तस्वीर है झारखंड स्थित वैद्यनाथ धाम देवघर की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 85वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं लेह के जीवेस्टल में लद्दाख बौद्ध संघ ने 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राम माधव, लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह के सीईसी ग्याल पी वांग्याल भी मौजूद थे। भाजपा महासचिव राम माधव ने इस मौके पर दलाई लामा को शुभकामनाएं दी। समीपस्थ ग्राम गोयल में नात्रे का झगड़ा लेने की बात को लेकर आरोपी ने एक युवक पर देसी कट्टे से फायर कर दी। गोली लगने से युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल आगरा रेफर किया गया। पुलिस ने प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार समीपस्थ ग्राम गोयल में शनिवार रात 10 बजे के करीब गोयल निवासी कमल सिंह पिता पन्नालाल गुर्जर और उसका भतीजा अर्जुन और अवतार मोटरसाइकिल से अपने खेत पर जा रहे थे। तभी गोकुलपुर रोड पर पहुंचने पर पहले से योजना बनाकर खड़े आरोपी बाबूलाल पिता उमराव सिंह, इंदर सिंह पिता मान सिंह निवासी ग्राम गोयल तहसील नलखेड़ा, राहुल पिता बाबूलाल निवासी सालाखेड़ी तहसील तराना और भगवान सिंह पिता समंदर सिंह ग्राम महेंद्री तहसील नलखेड़ा एवं दिलीप पिता दयाराम गुर्जर निवासी बकानी शाजापुर ने हथियारों से लैस होकर एक मत होकर कमल सिंह एवं उसके भतीजे अर्जुन और अवतार का रास्ता रोका। वे कहने लगे कि साले तूने हमारे झगड़े के पैसे अभी तक नहीं दिए और यह सुनकर
कमल सिंह का भतीजा अर्जुन मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। इनमें से दिलीप पिता दयाराम गुर्जर निवासी बकानी ने जान से मारने की नीयत से अर्जुन पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। इससे अर्जुन की पसली में गोली लगने से बेहोश होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़ा। अर्जुन को गोली लगने के बाद उक्त सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तब गोली चलने की आवाज सुनकर पास के खेत पर काम कर रहे लोग आ गए। अर्जुन को गंभीर अवस्था में शासकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय आगर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने 341 धारा 147, 148, 149, 307 में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। ताज़ा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के बिथरा गांव का है, जहां पर गोला गोकर्णनाथ के मनीहारिन गांव के विवेक की शादी पूजा से 27 जून को हुई थी। विवेक अपने दिल में अनेक अरमान संजोए अपनी नई नवेली दुल्हन पूजा को विदा कराने ससुराल आया था, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शाम 4 बजे के करीब बड़े साड़ू के नहर में नहाने की जिद करने पर विवेक मना न कर सका और गाँव के नजदीक हरदोई ब्रांच की नहर पर नहाने साड़ू के साथ चला गया, जहाँ पर दूल्हा विवेक अपने साडू और भतीजे के साथ नहर में नहाने लगे और उसी दौरान नहाते वक्त दूल्हा नहर की गहराइयों में डूब गया। विवेक की शादी मात्र 6 दिन पहले ही थी, 27 जून को हुई थी। अपनी पत्नी पूजा के साथ उसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी। उसे वह उसके साथ 7 दिन भी ठीक से नहीं बिता पाया। वहीं पूजा के हाथों की मेहंदी अभी छूट भी नहीं पाई थी कि वो 6 दिन में ही विधवा भी हो गई। आरोप है कि मृतक विवेक पर उसके साड़ू राजीव ने जबरन नहर में नहाने का दबाव बनाया, जबकि विवेक ने उसे बताया भी था कि वे तैरना नहीं जानता। उसने साड़ू राजीव से इनकार किया, लेकिन राजीव ने उसकी एक न सुनी और पानी में खींच ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन खबर लिखे जाने तक दूल्हा का शव नहीं मिल सका। इधर दूल्हे के परिजनों को विवेक के डूबने की सूचना दे दी गई। वहीं ससुराल में दूल्हे की मौत से कोहराम मचा हुआ है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यकाल की उपलब्धियों की लगाई गई प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।